जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, एयरफोर्स 2020 पता है आप लोगों को कि आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोगों को अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस प्रैक्टिस और अपने चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट ऑफ वीक में जैसा कि अनाउंसमेंट हुआ है उसमें एग्जाम होने के पूरे चांसेस है ना बेटा। तो इसलिए अब आप लोग रेगुलर 7 से 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, जिससे कि आपका इस बार सभी का 50% 50+ स्कोर है। 50+ आउट ऑफ 70। और वाई वाले बच्चे कम से कम 45 के आसपास स्कोर करने की पूरी कोशिश करें। इंग्लिश में 17 से 18 नंबर बहुत ईजिली लाए जा सकते हैं अगर आप थोड़ा भी पढ़ लें इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश को जरूर पढ़ें, क्योंकि कम समय में सबसे ज़्यादा स्कोर करवाता है और बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना बेटा। बाकी अपने सब्जेक्ट्स पे कट ऑफ पे तो जाना ही जाना कि 10+ स्कोर तो होना ही चाहिए। बोलो, बात समझ में आ रही है सभी को? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का हम लोग का जो प्रैक्टिस सेशन है, जो हम लोग का प्रैक्टिस सेशन है बेटा, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये प्रैक्टिस सेट ए में फिल इन द ब्लैंक से मैंने स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा, एक चैप्टर वाइज कोई ना कोई टॉपिक होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे 10-12, और एक मिक्स होगा। ये ऐसा सभी ग्रामर के सभी प्रैक्टिस सेट में चलेगा कि एक आपका चैप्टर वाइज होगा। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो चैप्टर वाइज चलते रहेंगे लगातार 1-1.5 महीने तक, जब तक हमारा एग्जाम नवंबर के फर्स्ट ऑफ वीक तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, जब तक प्रैक्टिस चलेगी, एक चैप्टर चलता रहेगा और उसके साथ साथ मिक्स क्वेश्चन चलते रहेंगे। इससे क्या होगा, इससे चैप्टर भी आपको रिवाइज हो जाएगा मेरे साथ, और बाकी मिक्स क्वेश्चन आप करते रहोगे, जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? बेटा, इसमें एक हमने चेंजमेंट किया है कि इसमें 8 बजे, जो रात में 8 बजे आपका प्रीमियर जो चलेगा, ये ग्रामर का चलेगा। और जो मॉर्निंग में 9 बजे मैं टाइमिंग रखने जा रहा हूँ, उसमें हम लोग वोकैबलरी का पूरा पोर्शन पढ़ेंगे। वोकैबलरी, बात समझ में आ रही है? उसमें बीच बीच में पैसेजेस, वोकैबलरी, मतलब हम लोग एक दिन में 2 बार प्रीमियर करेंगे। मतलब आप मेरे साथ एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और करेंगे। बोलिए, बात समझ में आ रही है? ठीक है, जिससे कि हमारा वोकैबलरी पोर्शन भी मजबूत हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन भी मजबूत हो जाएगा, और हम लोग ग्रामर में भी मजबूत हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है 15-16 मार्क्स, जो कि ग्रामर प्लस वोकैबलरी से रिलेटेड आता है, पहले हम उस पर फोकस करते हैं, फिर हम PQRS पे और पैसेजेस पे फोकस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये एक पेड क्लास रहेगी। ठीक है, मेरे से मतलब जो बच्चे पेड पेड क्लास लेना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो इसमें स्क्रीन में आप देख रहे हो, व्हाट्सअप एंड कॉलिंग नंबर, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। जो इसकी फीस वगैरह होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और वो पूरा एग्जाम तक चलेगा, टिल एग्जाम, मतलब नवंबर तक, लगभग 1 से 1.5 महीने का बैच है ये। पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको। ठीक, अब रही बात उन बच्चों की जो बच्चे ये सोचते हैं कि वो सिर्फ यूट्यूब पे ही पढ़ना चाहते हैं सिर्फ, तो बेटा उनके लिए भी हम बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तो करेंगे। कुछ अपने जो पेड क्लास के लेक्चर्स होंगे, वो उसमें भी हम कुछ प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि या एग्जाम के समय जो कम से कम समय बचेगा, मतलब हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, या अलग से समय मिलेगा तो हम कुछ अलग से भी पढ़ेंगे। लेकिन ये जो अभी 2-4-5 लेक्चर जो भी चलेंगे, 2-4 लेक्चर हमारा, ये मान लो मंडे से हमारा पेड क्लास भी चलेगा। इधर हमारा जो भी चल रहा है बेटा, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो अभी जो भी आपका, आपको अपना माइंड बनाना है, आपको मेरा मैटर देखना है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका देखना है, ये 2-3 दिन 4 दिन आप देख। ठीक है, तो मॉर्निंग में, कल तो नहीं, परसों से, मतलब आज अगर वेडनेसडे है, मतलब फ्राइडे सैटरडे आपको इस वीक में, फ्राइडे सैटरडे आपको क्लास मिल जाएगी। तो सैटरडे को, वैसे आगे क्या होगा कि एक दिन में 2 क्लासेस होंगी और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। सैटरडे संडे में मे भी हम स्पीड टेस्ट भी करेंगे या कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आपको मैटर मिल जाएगा। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, मेरे नाम से जैसे इंस्टीट्यूट है, उस नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इस व्हाट्सअप, ये कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप एंड कॉलिंग नंबर, इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप करके मेरे से जानकारी ले सकते हो, जिस भी चीज़ की चाहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है,
ये 25 क्वेश्चंस हैं और आई थिंक आप लोग बेहतर तरीके से सारी चीजें कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आप सभी लोगों को पीडीएफ मिल चुकी होगी ग्रुप में, और जिसको नहीं मिली है वो टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। रघु केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी। रघु केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी इन द मैटर ऑफ माई डिफिकल्टीज। अब हमारे जो ऑप्शन है, देखो ये जैसे लिखा हुआ, अब जैसे हमारा ऑप्शन है नो पर्सन एक्सेप्टिंग, नो अदर पर्सन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, ये एक प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। नॉट अ पर्सन एक्सेप्ट या नो पर्सन एक्सेप्ट। आंसर मेरे हिसाब से आप लोग देने लगे हैं, तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा नो पर्सन एक्सेप्ट। क्योंकि देखो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, उसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। एक्सेप्टिंग तो ये गलत हो गया, वो एक्सेप्टिंग अलग होता है वर्ब, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ अदर भी आ सकता है, क्योंकि आपने ज्यादातर जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो अदर के साथ पढ़े हैं, नो अदर। देखिए आप लोग अगर जानते होगे नो अदर, तो बेटा मैं यहाँ पर अदर की कहानी बता देता हूँ कि अदर को कब हम यूज करते हैं। अदर को हम बेटा तब यूज करते हैं कि सपोज यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, पांच लोग बैठे हुए हैं, पांच लोग में से एक लोग यहाँ से हट जाए, मीन्स पांच में से एक लोग यहाँ से हट जाए तो बचे कितने लोग अंदर, चार। तो ये जो एक आदमी है ना, अगर इसका कंपैरिजन होगा तो ये चार से होगा, और ये जो चार हुए ना ये इसके लिए अदर हुए। ये जो चार हुए ये इसके लिए क्या हुए, अदर हुए। तो जब भी एक ही ग्रुप के लोग की बात करी जा रही हो तब आप अदर का यूज करें। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ के इस क्वेश्चन को जरा एक बार देख लेना। रघु केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी, रघु आया, फॉरवर्ड मतलब आगे, टू हेल्प मदद करने के लिए, किसकी, मेरी, इन द मैटर इस मैटर में, ऑफ माई डिफिकल्टीज मेरे कठिनाई के समय। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नहीं आया सिवाय किसके, रघु के। तो इसका मतलब ये है कि कोई किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ये ऑल की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है, ऑल। ऑल में से सिर्फ कौन आया, रघु आया, ठीक है। तो याद रखना कभी भी तुमने एडजेक्टिव वगैरह पढ़ा होगा तो वहां पर तुम देखना कि ऑल के साथ अदर का प्रयोग कभी नहीं करते, क्योंकि ऑल में सभी आ जाते हैं और उसमें भी उसमें रघु भी होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कोई ग्रुप की बात नहीं हो रही है। अगर ये बोलता कि रघु किसी क्लास में पढ़ता है, रघु आया बाकी क्लास के लोग नहीं आए, तो वहां पर अदर का यूज हम लोग कर लेते। बोलो बात समझ में आ गई सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। द कैप्टन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर देयर टीम। अब वो ये क्या कह रहा है, जो उनके कैप्टन है, तो उनके कैप्टन है वो क्या चाहते हैं, विश, विश्ड, विशेस, विश। अब एक चीज यहाँ समझ लो, विश करना मतलब एक इमेजिनेशन होता है। पहली बात, विश के बाद आई नहीं आएगा, क्योंकि एक विश एक वर्ब है, वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। इसके बाद विश्ड, अगर आप विश्ड कर रहे हो तो ये पास्ट हो गई, और पास्ट की इमेजिनेशन हैड के साथ होगी यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। विश करते हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी लिखा जा सकता है, मी टू प्ले, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। क्योंकि विश्ड के बाद अगर दैट लिखते हो तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसका सही आंसर क्या है, सी। बोलो बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस तरीके से आपको करना है अपने सारे एग्जाम्स में, एक एक चीज को मिला करके। और अगर आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जरा आप लोग ढूंढे। इस क्वेश्चन में जरा की पॉइंट हम देख लेते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं क्लास में तो हम लोग देखते हैं सिंस, सिंस के बाद पास्ट इनडेफिनिट लिखा हुआ है। अगर सिंस के साथ, मतलब ये वाली जो क्लॉज हो गई, ये वाली जो क्लॉज है, ये क्लॉज हो गई आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज पास्ट में है अगर सिंस के साथ। सिंस यहाँ पर बेटा कंजंक्शन का काम कर रहा है, जैसे दब, जब से, तब से, ये सारी चीजें। तो आई, तो उसके साथ सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है। हेयर का हेयरिंग कभी होता नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ये बहुत, ये टेंस में मैंने पढ़ाया है। टेंस के मेरे लेक्चर में जो मैंने 7 लेक्चर अभी पेड वीडियो पे मैंने पढ़ाए थे, उसमें ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है
आई फॉरगॉट यू टू ओवर द की ऑफ माई लॉक। अब पहली चीज तो फॉरगेट, याद रखना, यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि फॉरगेट ये तो अगर आप पढ़ते हैं तो इसके बाद टू प्लस V1 और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि जिरंड, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है, फॉरगेट और रिमेंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हैंडिंग टू हैंड और टू हैंडिंग। अब मेरा मतलब ये है कहने का कि पहली बात तो ये तो कहीं से नहीं होगा, हैंडिंग हो सकता है, ये तीन में से कोई ना कोई हो सकता है। अब इसमें भी, अब जो लड़के इस पॉइंट को रट लेते हैं कि फॉरगेट के बाद दोनों आते हैं और अगर ये इस तरीके से एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ गए तब आप क्या करेंगे? तो याद रखना, जो जिरंड होता है, जो जिरंड होता है ये आपकी मेन, अगर मेन वर्ब का काम पहले हो गया है तो आप क्या लगाएंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब अगर आप भूले पहले हैं, जैसे कि देखो पास्ट की अगर कोई बात हो रही है, पास्ट की, याद रखना पास्ट से रिलेटेड कोई बात है जो कि हो चुकी है तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करो, और कोई भी चीज होने वाली है अभी हुई नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो। मतलब जैसे आप लिखते हो आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, तो एक चीज ये देखो, ये जो टू गो है ये इन्फिनेटिव है, आई वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब चाहना, मैं चाहता हूँ जाना, तो जाना बाद में हुआ, चाहना पहले हुआ, तो जो चीज बाद में हो रही है उसको इन्फिनेटिव से बना दो। अब आपने यहाँ लिखा आई एंजॉय रीडिंग। अब यहाँ पर पहले पढ़ोगे कि पहले एंजॉय कर लोगे, कि मतलब किताब लाने से पहले ही एंजॉय करने लगे? नहीं, जब आपने पढ़ा तभी तो आप एंजॉय कर रहे हो, तो यहाँ पर रीडिंग पहले हो रहा है, एंजॉय बाद में। इसलिए इस काम को, ये काम ये ऑलरेडी हो रहा है, ये चल रहा है, जब पास में शुरू हो चुका है तो इसको जिरंड में बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? आई फॉरगॉट हैंडिंग यू टू ओवर द की ऑफ माई लॉकर। देखो उसको, की को जो है ना, वो हैंड मतलब उसको टांगना था, ठीक है, तो वो उस चीज को भूल गया है, टांगना पहले था और भूला, मतलब टांगना था वो टांग नहीं पाया, तो ये बात पास्ट की है, इसलिए आप हैंडिंग का यूज करें। ठीक है, अगर वो टालने वाला होता, टांगने वाला होता और जब उससे कोई चीज बताई जाती तो एक अलग चीज, वो तो जब आप क्लास वगैरह में आपने पढ़ा होगा तो बेहतर जानते हो, क्योंकि इन चीजों को फिर हम क्लास में ही बेहतर समझा सकते हैं कई सारे एग्जाम्पल के साथ। तो ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो इस चीज को समझ गए होंगे, अदरवाइज वो अपने नोट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। All the participants received a token gift for their, और all the participants received, उन्होंने रिसीव किया क्या? a token gift for their। अब देयर, ये देयर क्या है बेटा? इसे हम लोग डिटर्मिनर बोलते हैं, इस बात को याद रखो। डिटर्मिनर किसी भी सेंटेंस में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? इसके बाद में इसका मतलब है यहाँ पर या तो नाउन आएगा या फिर आएगी वर्ब की आईएनजी। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या लिखते हैं। पार्टिसिपेटेड काट दो, पार्टिसिपेटेड काट दो, पार्टिसिपेशन बचा, पार्टिसिपेटिंग बचा। अब इन दोनों में क्या आएगा? सबसे बड़ी बात ये, तो यहाँ पर देखा कि पार्टिसिपेटिंग भी ऑप्शन में लिखा हुआ है, पार्टिसिपेशन भी लिखा हुआ है, तो जैसे ऑल द पार्टिसिपेंट्स रिसीव्ड अ टोकन गिफ्ट फॉर देयर इन द डिस्कशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैसे आंसर जो है इसका नाउन ही बनेगा, कि नाउन ऑलरेडी दिया हुआ है, उनके पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा बेटा वो कहीं ना कहीं एक्शन दिखाता है, और यहाँ कोई एक्शन नहीं दिखाना है, इसलिए यहाँ पर नाउन का यूज करें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लास्ट समर द स्टूडेंट वेंट टू द विलेज। भाई स्टूडेंट कहाँ गए? विलेज गए। ठीक है, क्या करने? अरे भैया फॉर्मर्स की हेल्प करने, यहाँ पर ये फॉर्मर इन्फिनिटिव हो गया, अब हेल्प करने गए, देखो अभी किया नहीं है उन्होंने, इसका मतलब चले पहले गए, देखो इसलिए टू हेल्प कर दिया है। सपोज ये काम हो गया होता तो हेल्पिंग करते। यही छोटी छोटी चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि भाई ये है क्या? ये नाउन है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट। देखो पहली चीज तो ये फाइनाइट वर्ब तो हो नहीं सकती, क्योंकि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो मेन वर्ब होती है, जैसे यहाँ पर वेंट, वेंट यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, एक चीज। अच्छा, हेल्प के बाद में लिखा है ऑब्जेक्ट,
इसी वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन प्रोनाउन अगर आ जाता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो भैया ये जो है अब आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब भी नहीं हुई, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती है वो क्या होती है, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए। ट्रांसिटिव वर्ब भी नहीं हुई। नाउन ये होगा नहीं, नाउन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्यों का आंसर दे रहा है बेटा। लास्ट समर द स्टूडेंट, पिछले जो समर में गर्मियों के समय स्टूडेंट वेंट टू द विलेज, विलेज गया क्या करने, क्यों गया। तो ये पूरा क्यों का आंसर है, और हम ये जानते हैं कि एडवर्ब और एडजेक्टिव ही क्यों का आंसर बताते हैं, कभी नाउन नहीं बताते। तो इसलिए ये सीधे सीधे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब आप लोग जानते होंगे, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ भी चुके। चलो आगे बढ़ते हैं। इस सीक्वेंस को देखो, ये तो बहुत ही आसान है, जिसने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं, थोड़े से भी पढ़े हैं, उनको बहुत आसानी से वो आंसर लगा सकते। तो मैं आंसर इसका लगा देता हूँ सी। अब आप लोग समझिए क्यों। देखो इफ के साथ हैड नहीं आता, ही हैड हो सकता था, तो ये इसलिए गलत हो गया। इफ ही हैड हो सकता था। यहाँ पर चूंकि वुड हैव लिखा हुआ है तो यहाँ पर स्टार्ट्स नहीं होगा, और बीन स्टार्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको पैसिव नहीं बना सकते। सब्जेक्ट ही स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए इसको पैसिव नहीं बना सकते, एक्टिव बना सकते। चलो नेक्स्ट देखते हैं। टायर्ड ऑफ का मतलब होता है थका हुआ होना। प्ले ही सैट डाउन टू रेस्ट, ठीक है, वो रेस्ट के लिए बैठ गया। वो खेल खेल कर गया, वो थक गया। अब हम यहाँ पर ये देखते, वो कह रहा है थकने, खेल कर थकने के बाद वो रेस्ट के लिए बैठ गया। चलो, तो के बाद, बाद के लिए दो मीनिंग आती हैं। तो हैविंग आता है, तो हैविंग के बाद कभी बीइंग नहीं आएगा, बी डबल ई एन आता है। अगर यहाँ पर हैविंग बीन लिखा होता तो ये आंसर हो सकता, ठीक है, लेकिन बीन तो लिखा नहीं है तो हटाओ इसको भी। हैविंग के बाद टायर्ड ऑफ प्ले। भैया एक चीज ये बताओ, हैविंग टायर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ, अगर यहाँ पर भी लिख देते तो सही रहता। इसको पता है क्या करो, इसको लिखो बी, और आफ्टर के साथ कभी हैविंग आता है, ठीक है, आफ्टर हैविंग कभी एक साथ यूज करे नहीं जाते, याद रखो। हैविंग बीन टायर्ड हो सकता था क्योंकि यहाँ पर बी वर्ब चाहिए। अच्छा बी वर्ब क्यों चाहिए, चलो मैं बता देता हूँ। टायर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है, बात समझ में आ रही है, ये कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। और हैविंग के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, मतलब एक्शन वर्ब आती है, एडजेक्टिव नहीं आता। ये टायर्ड जो है, जैसे टायर्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, ये सभी एडजेक्टिव का काम करते हैं बेटा। ये वर्ब वर्ब का रूप तो है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग। इसलिए यहाँ पर इसके पहले कोई 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 एक बी वर्ब चाहिए थी, और बी वर्ब वो सिर्फ ये थी। बात समझ में आ गई, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ही वॉज सो लर्न, अरे वाह, वो तो बहुत पढ़ा लिखा था, वो इतना पढ़ा लिखा था कि ही ही जब यहाँ भी ही यहाँ भी ही, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव में बनेगा। पास्ट में है तो सेंटेंस पास्ट में बनेगा। ये तो बहुत आसानी से दिख रहा है, ए। सीम टू नो, हैड नहीं बनेगा। वॉज सिम पैसिव नहीं बनेगा, पैसिव नहीं। वो इतना पढ़ा लिखा है कि मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानता है। वो ये कह रहा है, स्टीम का मतलब होता है प्रतीत होना। क्या होता है, प्रतीत होना। आगे बढ़ते हैं। दे डिडंट पे एनी हीड, हीड का मतलब होता है अटेंशन देना। हीड का मतलब अटेंशन है, दे डिडंट उसने कोई भी अटेंशन नहीं दिया टू देयर सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शन, जो उनके सुपीरियर थे उनके इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन थे उस पर कोई उसने क्या नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए लास्ट में, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क होना, ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन नेगेटिव है ऑलरेडी। चलो आगे बढ़ते हैं। डिड नाइदर, आई डिड नाइदर, नेगेटिव पहले आता है, याद रखना, पहला तो गलत हो। इसका पता है आंसर क्या होगा, ये डी, आइदर आएगा नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर तो यही है कि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं था बेटा, क्वेश्चन मार्क नहीं था, इस क्वेश्चन मार्क को हटा दो, क्वेश्चन मार्क को हटा दो। क्वेश्चन मार्क हटा दो। अच्छा यहाँ पर एक आंसर और हो सकता था, या तो आप नादर डिड आई बोल देते,
ठीक, ये भी एक आंसर हो सकता था, अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो फिर इसका 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, 4th नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए प्रेपोजिशन। देखो ये जो 10 क्वेश्चन थे आपके मिक्स थे, अब हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन एक चैप्टर है जिसके सारे क्वेश्चन, अब हम लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट इज सरप्राइजिंग, अभी हम सरप्राइजिंग पे कुछ बात करेंगे। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है बशर्ते की। दैट कंजंक्शन है। ही हैज एन एक्सेस, और एक्सेस के बाद फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, और एक्सेस अपने बाद हमेशा टू लेता है, टू प्रेपोजिशन लेता है। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, एक्सेस टू। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, हमने कहा था सरप्राइजिंग के बारे में बताएं। सपोज यहाँ सरप्राइजिंग क्या है, सरप्राइजिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है, क्या है ये? तो अगर लिखकर आ जाए कि एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, कभी कभी एयरफोर्स में ऐसे ही पूछ लेते हैं, या एडवर्ब, ऐसे कुछ भी पूछ लें, तो बेटा ये एडजेक्टिव है, जिसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। देखो याद रखना, कभी भी बी वर्ब के बाद अगर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म, याद रखना कॉन्टिन्यूअस, तो हमेशा वो वर्ब हमेशा कैसी होती है, वो वर्ब हमेशा एक्शन करने वाली वर्ब है, या फिर मतलब एक्शन करने का मतलब उसमें एक्शन होता है। ठीक है, हैपनिंग हो चाहे वो डूइंग हो, एक्शन होता है। ठीक है, तभी वो कॉन्टिन्यूअस बनती है। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है बेटा, ये यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? सरप्राइजिंग कोई एक्शन वर्ब नहीं है। ठीक है, ये एक स्टेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। द ट्रबल ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेटेड तो मतलब ओरिजिनेटेड का मतलब होता है उत्पन्न होना। जो परेशानी उत्पन्न हुई किस बात से, एक प्रिटी क्वेरल। ठीक है, तो यहाँ पर इन लगा दो, ओरिजिनेटेड इन अ प्रेटी क्वेरल, क्वेरल का मतलब एक झगड़े में ये जो सारी चीजें उत्पन्न हुई। बात समझ में आ रही है? झगड़े में उत्पन्न हो गई। चलो, इट इज ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब तो जानते होंगे आप सभी लोग। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ठीक है, देयर, लेथार्जी, लेथार्जी का मतलब होती है सुस्ती। याद रखना, सैनोनिम एंटोनिम में पूछा जाता है, सुस्ती, आलस, लेथार्जी। दैट कंजंक्शन हो गया द प्लान फेल, तो भैया वो ये कह रहा है कि उसकी सुस्ती के कारण जो प्लान था वो क्या हो सकता है, असफल हो सकता है। फेल थ्रू का मतलब होता है असफल। ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है बेटा, तो इसके लिए आप काल की सारी फ्रेजल वर्ब यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, फॉल थ्रू का मतलब लिखा हुआ है अनसक्सेसफुल होना। फॉल ऑफ का मतलब है कम होना या अलग होना। ऑफ अलग के लिए भी आता है। डिटैच का मतलब होता है अलग होना। डिक्रीज का मतलब कम होना। फॉल आउट का मतलब झगड़ा फसाद या किसी से बहस करना। और फॉल अपार्ट का मतलब होता है इमोशनली डिस्टर्ब हो जाना। इमोशनली डिस्टर्ब मतलब बहुत ज्यादा अंदर से परेशान हो जाना। तो ये सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ही फेल्ट वेरी मच ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब क्या, ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल होना। तो इसके लिए हमेशा टू का यूज किया जाता है। याद रखना, याद रखना बेटा, अगर ग्रेटफुल किसी के प्रति हो, ठीक है, तो टू पर्सन लगाओ। और अगर पर्सन नहीं है तो फिर ग्रेटफुल के साथ फॉर लगाया करो, जैसे आगे लिखा हुआ है। जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो वो चीज फॉर के साथ लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर, अगर यहाँ पर हिज बॉस ना लिखा होता तो वो ग्रेटफुल फॉर द काइंडनेस होता। ठीक है, ना कि टू द काइंडनेस। ये चूंकि पर्सन लिखा हुआ है तो यहाँ पर टू लगा दो, जैसे आई ग्रेटफुल टू यू। हमने लिखा आई ग्रेटफुल टू यू, अब किस चीज के लिए, फॉर गिविंग मी गिफ्ट, ऐसा समथिंग कुछ भी लिख दो, फॉर गिविंग मी गिफ्ट। इस पॉइंट को याद रखो, गिविंग मी गिफ्ट। ठीक है, और अगर टू यू ना लिखा होता तो ग्रेटफुल फॉर होता। ठीक है,
नेक्स्ट, चलो, एवरी वन ऑफ अस विल हैव टू, एटोन का मतलब होता है पश्चाताप, और एटोन के साथ हमेशा ये बेटा और नहीं है, ये यहाँ पर फॉर लिखो, ठीक है, एटोन फॉर होता है। एटोन फॉर का मतलब होता है पश्चाताप होना, रिग्रेट करना, किसी भी चीज का रिग्रेट करना, एटोन फॉर। तो मिस डीड का मतलब समझ लो, मिस डीड जिसको नहीं पता वैसे पता होना चाहिए, सब गलतियां होती है, मिस्टेक्स, मीनिंग नहीं याद होगी तो कुछ नहीं होगा, मिस्टेक्स। आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ हिज हॉटीनेस, हॉटीनेस का मतलब घमंडी होना, हॉटी मतलब घमंडी होता है ना, वर, दैट हिज सर्विस वर डिस्पेंस, डिस्पेंस के साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है डिस्पेंस, विद का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है अलग हो जाना, छुटकारा पाना, क्या पाना, छुटकारा पाना, ठीक है, जैसे गेट रीड ऑफ बोल सकते हो, गेट रीड ऑफ, तो नोट कर लेना, हम अपनी खुशी के लिए नहीं लिखा रहे हैं, बात समझ में आ रही है, गेट रीड ऑफ, एबंडन, ये सारे मीनिंग इसके हो सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आई विल अराइव सम टाइम, बहुत प्रेपोजिशन पढ़ते हो, लगाओ इसके अंदर, आई विल अराइव, अराइव का मतलब होता है पहुंचना या आना, सम टाइम, उस समय में, अच्छा वो समय क्या है, वो कह रहा है एंड लगा रहा है, बहुत आसान है, बिटवीन लगा दो, बिटवीन के साथ सेट रहता है एंड, जैसे फ्रॉम के साथ टू रहता है, ठीक है, उसी तरीके से बिटवीन के साथ एंड रहता है, बोथ के साथ एंड रहता है, याद रखिएगा। द शॉप्स हेयर आर ओपन, अब यहाँ कह रहा है 9 AM टू 5 PM, टू नहीं लिखा है, उसकी जगह अंटिल लिखा है, कोई बात नहीं, अंटिल का भी मीनिंग उस समय वही है, तो आप फ्रॉम लगा दो, ठीक है, फ्रॉम 9 AM अंटिल 5 PM। उसके बाद है दे शुड बी रेडी, रेडी यहाँ पर एडजेक्टिव है, टू गो, वो जाने के लिए रेडी हो, उन्हें रेडी होना चाहिए 20 मिनट में, बहुत आसान है, इन 20 मिनट, ठीक है, मिनट, इन याद रखना, एट हमेशा फिक्स के लिए आता है, मतलब पॉइंट के लिए आता है एट, और जबकि इन जो होता है वो ड्यूरेशन के लिए आता है, ठीक, आगे बढ़े, शी वेंट, शी वांट्स टू स्टे, वो चाहती है क्या करना, रुकना चाहती है, स्टे मतलब ठहरना, होम में, टू नाइट, आज रात, तो यार तुमको तो पता ही है, एट होम बोलते हैं, बहुत आसान है। डिड यू वॉच द फुटबॉल, क्या तुमने फुटबॉल मैच देखा, कब, कहाँ पर, टीवी पर, अरे भैया ऑन टीवी बोलते हैं कि नहीं बोलते, ऑन टीवी लास्ट नाइट, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। डू यू ऑलवेज, क्या तुम हमेशा, कम टू वर्क, काम करने के लिए आते हो, किससे, बाइक से, अगर कहीं ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है आने जाने में तो हमेशा क्या यूज करते हैं, बाइक। आगे बढ़ते हैं। आई विल बी इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में होऊंगा 5 बजे, ठीक, अब यहाँ पर गड़बड़ है, अब गड़बड़ क्या है, ऑन यूज करेंगे नहीं, सिंस पास्ट के लिए यूज करते हैं, अनटिल तो पॉसिबल नहीं है, पता है ऐसी कंडीशन के लिए फॉर को हम लोग यूज कर लेते हैं, फ्यूचर के लिए, टाइम के लिए हम लोग फॉर को यूज कर लेते हैं, याद रखना, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ऐसी कंडीशन, यू मस्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये, यू मस्ट हैव, ये बेटा हैव लग गया मस्ट के साथ, किसी भी मॉडल के साथ, किसी भी मॉडल के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हैव का भी यूज कर दिया जाए, इसका मतलब है कि वो फ्यूचर के परफेक्ट की ओर बढ़ रहा है, दिस रिपोर्ट फिनिश्ड, वो हो जाएगी कब तक, मंडे तक, एट आना चाहिए, लेकिन वो फ्यूचर के परफेक्ट की बात कर रहा है, और फ्यूचर के परफेक्ट में अगर पॉइंट की बात करें उस समय तक वो काम फिनिश हो जाना चाहिए, उस कंडीशन में हमेशा बाई का यूज किया करो, याद रखना, तक के लिए, उस समय तक, पॉइंट के लिए, देखो मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जबकि पॉइंट सिंस के लिए भी आता है लेकिन वो पास्ट में हो,
और एट जो है नॉर्मली समय के लिए बताता है, एट वो टाइम के लिए बताता है जो घड़ी के टाइम है, कैलेंडर के लिए नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आई रेड द न्यूज, मैंने न्यूज पढ़ी। कहाँ से पढ़ी भैया, कहाँ से पढ़ी? आई रेड द न्यूज ऑन द न्यूज पेपर, न्यूज पेपर पर, सॉरी ऑन नहीं हुआ, इन द न्यूज पेपर। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। कैसे लगे दोस्तों, बच्चों? अच्छे लगे तो इसको अप्रिशिएट करो, आगे लेके जाओ, बढ़ाओ आगे, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सुनो। अभी जब जब भी प्रीमियर हुआ करे तो अब आप लोग क्या करना कि जब आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसके रिमाइंडर को बना लो, रिमाइंडर को ऑन कर लो और उसको खूब शेयर करो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे हम आप लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनडीए में अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे फंसे हैं, जो लड़के पेपर दे के आए हैं, जो हमसे पढ़ते थे। लगभग 50 में से 45 क्वेश्चन तो एज इट इज उनको मिले हैं, जो उन्होंने क्लास में पढ़ा या तो फिर उन्होंने प्रैक्टिस किया। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करिए, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आप लोगों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को जाते जाते जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बात समझ में आई?